अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। उसके रोने से साफ पता चलता था कि वो बेगुनाह है। अंग्रेज़ अफसर की भी शायद यही राय थी और वो उसे बेगुनाह समझता था क्योंकि उसने उसे मुश्तबा अफराद में तो बिठा लिया था, लेकिन इससे कोई और बात ना पूछी। पीर साहब के साथ रात के वक्त 6 मुरीद रहा करते थे। एक अंग्रेज़ के सामने बैठा था और 5 दो कांस्टेबलों की हिरासत में खड़े थे। दूसरी लड़की के बाप को बुलाया गया। ये वो लड़की थी जिसके मुतालिक मुरीद ने कहा था कि वो उनके साथ 1 घंटा रही थी। बाप से लड़की के मुतालिक पूछा गया तो उसने कहा कि वो घर है, रात के पहले पहर घर आ गई थी। जो मुरीद अंग्रेज़ अफसर के सामने बैठा था उसने अंग्रेज़ के सवालों जवाब देते हुए बताया कि ये लड़की चली गई तो वो पीर साहब के कमरे में दूध का प्याला रखने गया था। दूसरी लड़की के आने तक पीर साहब बिल्कुल ठीक ठाक थे। इन तीनों को एक मुरीद और 2 बाप वहाँ से हटा दिया गया और 5 मुरीदों को इकट्ठे ही बुलाकर अंग्रेज़ के सामने बिठा दिया गया। अंग्रेज़ ने 5 को बारी बारी नज़र भर कर देखा और कहने लगा कि तुम पुलिस से कोई बात नहीं छुपा सकते। अगर सारी बात खुद बता दो तो तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। मैं वादा करता हूँ कि कातिल को सज़ाए मौत से बचा लूँगा और अगर हमें पूरी तहकीकात करके बातें मालूम हुई तो सबको फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दूँगा। बताओ सबसे पहले कौन बोलेगा? जो सबसे पहले बोलेगा हम उसे माफ़ी दिलवा कर वादा माफ़ गवाह बना देंगे। अंग्रेज़ ने उन्हें अच्छी तरह समझाया कि वादा माफ़ गवाह की हैसियत क्या होती है और ये भी कि अगर वो वारदात में बराबर का शरीक हो तो उसे सज़ा नहीं मिलती। सबसे पहले ये बताओ कि इस घर में क्या होता है? अंग्रेज़ अफसर ने पूछा। साहब, हिंदू थानेदार ने कहा, मकतूल इन लोगों का पीर था। तुम चुप रहो। अंग्रेज़ ने उसे डांट दिया। मैं जानता हूँ कि पीर क्या होता है और मैं ये भी जानता हूँ कि पीर लोग क्या किया करते हैं। मैं इंडिया में 10 साल से हूँ। साहब बहादुर, एक मुरीद बोल पड़ा। पीर साहब के कब्जे में जिन थे, उन्हें जिन्होंने कत्ल किया है। सुना तुमने? ये क्या कहता है? अंग्रेज़ अफसर ने हिंदू थानेदार से कहा। जिस तरह तुम हिंदू लोग नंगे साधुओं की हर बात मान लेते हो, इसी तरह ये मुसलमान पीरों की बात मान लेते हैं। मैंने बहुत सारे पीर और शाह देखे हैं जिनके कब्जे में जिन हैं, लेकिन मैंने जिन कभी नहीं देखे। अंग्रेज़ ने अपने सामने बैठे हुए मुरीदों से कहा, इधर कोई जिन नहीं था। सच सच बताओ कि इस घर में क्या होता था। तुम सब बदमाश हो। कत्ल की सज़ा बाद में मिलेगी, पहले बदमाशी की सज़ा दिलवाऊंगा। अगर सही बात बता दो तो बदमाशी में गिरफ्तार नहीं करूंगा। मुरीदों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक ने आहिस्ता से कहा कि अंदर चलकर दिखा दो, हम पराए गुनाह की सज़ा क्यों भुगतें? अंग्रेज़ उठ खड़ा हुआ और मुरीदों से मुखातिब होकर बोला, चलो अंदर और हर एक चीज़ दिखाओ। उसने हम सब की तरफ देखा। मैं पास ही खड़ा था। मैं शहर में रहने की वजह से ज़रा अच्छे लिबास में था। अंग्रेज़ ने मुझसे कहा, तुम भी अंदर चलो और देखो कि ये लोग तुम्हें क्या दिखाते हैं। मैं डर गया। उसने कहा कि हम तुम्हें गवाह बनाएंगे। मेरी तरह उसने 3 और आदमी साथ लिए। वो शहर के हिंदू थे जो पुलिस के साथ ही आए थे और एक हमारे इलाके का हिंदू मुखिया था, जिस तरह पाकिस्तानी देहात में नंबरदार होते हैं। मुरीद हम सबको उस कमरे में ले गए जहाँ मैंने पीर साहब के हाथ पर बैत की थी। मसनद वहीं थी और उसके करीब पानी का टब रखा था। अंग्रेज़ ने पहला सवाल ये किया कि ये टब यहाँ क्यों रखा है। एक मुरीद आगे बढ़ा। उसने एक और मुरीद को बुलाया और उसे कहा कि उठाकर एक तरफ कर दो। दोनों ने टब को उठाकर एक तरफ रख दिया। मुरीद ने कहा, साहब बहादुर, इस टब के नीचे से जिन्नों की आवाज़ सुनाई देती थी। अंग्रेज़ ने आगे होकर देखा। फिर हम 4 गवाहों से कहा कि तुम भी आकर देखो। हमने देखा वहाँ छोटा सा एक घड़ा था जिसमें एक लाउड स्पीकर रखा हुआ था। साहब बहादुर, एक मुरीद ने कहा, इसमें से जिन बोलेंगे। उसने अपने साथियों से कहा कि साहब बहादुर को सारा तमाशा दिखा दो। 4 मुरीद दूसरे कमरे में चले गए और 5-7 मिनट बाद लाउड स्पीकर से बंसरी, सितार और घुंघरुओं की वही धुन सुनाई देने लगी जिसने मुझ पर जादू करके मुझे पीर साहब का मुरीद बना दिया था। मगर इस रोज़ इस धुन में वो जादू नहीं था, बल्कि एक डरावना सा तासुर था। धुन खामोश हो गई और आवाज़ आई, अब जिन बोलेंगे। लाउड स्पीकर में से धीमी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे बहुत दूर बैठी कोई औरत या कोई बच्चा बोल रहा हो। ये आवाज़ें भी खामोश हो गईं और चारों मुरीद दूसरे कमरे से आ गए। एक ने कहा कि ये साज हम बजा रहे थे और जिनों की तरह ये बोला था। उसने अपने एक साथी की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि यहाँ के देहाती इन्हीं आवाज़ों को जिनों की आवाज़ें समझते थे और कहते थे कि ये आवाज़ें पानी से निकलती हैं।
उसने लपक कर तकिए के नीचे हाथ फेरा और कहा, साहब बहादुर, अब हम जिनों को जलाएंगे। उसने हाथ टब की तरफ झटका तो पानी की सतह पर कई शरारे चमके। अंग्रेज अफसर ने तकिए को एक तरफ किया और नीचे से दाने दाने से उठाकर हमें दिखाए। मुझसे पूछने लगा, आप भी इस पीर के मुरीद थे? मैंने कहा, मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं भी इन आवाज़ों को जिनों की आवाज़ें समझता रहा। मैं तो इस पीर का खास अकीदतमंद था। उसने मुझसे तालीम के मुतालिक पूछा तो मैंने बताया कि 10 जमातें पास हूँ। उसने पूछा कि साइंस पढ़ी थी? मैंने कहा कि नहीं। तुम पढ़े लिखे आदमी इस चीज़ को नहीं पहचानते तो जंगली लोग क्या पहचानेंगे? उसने कहा, देखो, इसे सोडियम कहते हैं। इसे पानी में फेंको तो ये जलती है। मैं अपनी उस वक्त की जहनी हालत को बयान करके कहानी को बेमज़ा नहीं करना चाहता। मैं असली कहानी सुनाना चाहता हूँ। वहाँ से मुरीद हमें उस कमरे में ले गए जहाँ वो लड़कियाँ जाया करती थी जिनके सरों पर पीर साहब खास दुपट्टा डाला करते थे। बहुत खूबसूरत और सजा हुआ कमरा था। फर्श पर खून ही खून था। अंग्रेज ने हमें कहा कि हम दरवाजे से आगे ना आएं ताकि मुलजिमों के पाँव के नकूश खुरे मिट ना जाएं, और यह भी कि हम किसी चीज़ को हाथ भी ना लगाएं। कमरे में एक पलंग था जिस पर फूलदार चादर बिछी थी और रेशमी गिलाफ वाले 2 तकिए रखे थे। दीवारों का रंग दिल फरेब था। एक मुरीद ने बताया कि लड़की को इस कमरे में लाकर दूध पिलाया जाता था जिसमें एक बेजायका सुफूफ मिलाया होता था। इससे लड़की पर नशा तारी हो जाता था। इसे सितार और बांसुरी की धुन सुनाई जाती थी और एक आदमी आहिस्ता आहिस्ता परियों की ऐसी तिलस्माती सी बातें करने लगता था कि लड़की नशे की हालत में फिल वाक़े परियां देखने लगती थी। इसी कैफियत में पीर साहब लड़की को बेइज्जत कर देते थे। मुरीदों ने रहनुमाई की और हमें एक और कमरे में ले गए जहां एक सितार, एक बंसरी और घुंघरू रखे थे। एक कोने में माइक्रोफोन पड़ा था जो बैटरी से काम करता था। ये साज माइक्रोफोन से दूर रखकर और लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत मध्यम करके बजाए जाते थे, इसीलिए टब के नीचे से आने वाली आवाज़ें यूं लगती थीं जैसे बहुत दूर से आ रही हों। इस कमरे में एक संदूक रखा था जिसमें से मुरीदों ने सुफूफ का डब्बा निकालकर दिखाया। फिर हमें 2 और कमरे दिखाए गए। एक में मुरीदों के बिस्तर बिछे हुए थे। लकड़ी के एक बॉक्स में से देसी शराब की कई बोतलें और 2 बोतलें विलायती शराब की बरामद हुई और एक और संदूक में से पीर साहब के कपड़ों के नीचे से एक पिस्टल बरामद हुआ। और इसके साथ ही ये इंकशाफ भी हुआ कि पीर साहब कलकत्ते के बदमाश थे और 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने नौसरबाजी के जुर्म में 6 महीने की पहली सजाए कैद भुगती थी। 2 साल बाद ऐसी ही एक और वारदात में गिरफ्तार हुए और 1 साल सजा मिली। फिर इनका नाम पुलिस के रजिस्टर में लिख लिया गया। 1924 में नौसरबाजी और अदाकारी के फन में कमाल हासिल करके पीर साहब ने यहाँ आकर डेरे जमाए। ये 6 के 6 खास मुरीद आसनसोल और कलकत्ते के छटे हुए बदमाश थे। जितनी अशिया बरामद की गई इनका मुशीरनामा तैयार किया गया जिस पर हम 4 आदमियों ने दस्तखत किए। 6 मुरीदों और दोनों लड़कियों के बापों को जो आखिरी रात पीर साहब के खुसूसी कमरे में गई थी पुलिस अपने साथ ले गई। इसके बाद तहकीकात होती रही मगर लाश के बावजूद इस लड़की का सुराग ना मिल सका। बेइंतहा तलाश किया गया लेकिन वो लड़की कहीं भी ना मिल सकी जिसके मंगेतर ने खुदकुशी कर ली थी। इस आदमी का भी कई बार नाम लिया गया। इसके वालिदैन यही कहते रहे कि वो 1 महीना पहले घर से लापता हो गया था। मैंने अपने वालिद साहब के सिवा किसी से जिक्र नहीं किया था कि इस आदमी ने मेरे सामने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस अब इस आदमी और लड़की को ढूंढती फिर रही थी। मुरीदों को तो पुलिस ने हवालात में बंद कर रखा था। थोड़े ही अरसे बाद पुलिस ने इन मुरीदों को नौसरबाजी और बदमाशी का अड्डा चलाने के जुर्म में साल के लिए जेल भिजवाया और कत्ल की तफ्तीश जारी रखी मगर लड़की का कहीं सुराग ना मिल सका। देहातियों पर दहशत तारी थी। वो अब भी तस्लीम करने को तैयार नहीं थे कि इनका पीर एक फरेबकार इंसान था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से तो देखा ही नहीं था कि पीर के घर से क्या कुछ बरामद हुआ है। मैं अकेला मुसलमान था जिसने ये ड्रामा देखा था। मैं जिससे बात करता वो मुझ पर बरस पड़ता। मुझे कई एक देहातियों ने गालियां भी दी और कहा कि तुम एक अंग्रेज और हिंदुओं की बातों में आ गए हो। किसी ने कहा कि तुम काफिरों के मुखबिर हो, पीर साहब को तो जिन्होंने मारा है। अगस्त 1947 में पाकिस्तान बन गया। रांची हिंदुओं का इलाका था। भला वहाँ मुसलमानों को कैसे पनाह मिलती। हम रांची से गाड़ी में बैठे और आसनसोल पहुँचे। इरादा था कि मशरक़ी पाकिस्तान चले जाएंगे मगर वहाँ मुसलमानों का इरादा कोई वक़्त नहीं रखता था।
मुसलमान उधर ही को चले जा रहे थे जिधर को गाड़ी मिल जाती थी। आसनसोल के रेलवे स्टेशन के अंदर हम महफूज थे। बाहर का यह आलम था कि मुसलमानों की लाशें बिखरी हुई थीं। मैंने प्लेटफॉर्म पर उसी अंग्रेज अफसर को भागते दौड़ते देखा। प्लेटफॉर्म पर मुसलमान कुनबों के हिजूम पड़े हुए थे। इत्तेफाक से गाड़ी आ गई और ये गाड़ी कलकत्ते जा नहीं रही थी बल्कि कलकत्ते से आ रही थी। इसमें बेतहाशा भीड़ थी। पनाहगज़ीरों ने गाड़ी पर हल्ला बोल दिया। कोई सवार हो सके तो कोई रह गए और गाड़ी चल पड़ी। इस गाड़ी ने हमें भूखा प्यासा अमृतसर पहुंचा दिया। लेकिन एक हफ्ता गुजरा था कि गाड़ी जहां रुकती थी रुकी ही रहती थी। रास्ते में गाड़ी पर हिंदुओं और सिखों ने गोलियां भी चलाईं और कई मुसलमान भी शहीद हो गए। मशरकी पंजाब में तो रेलवे लाइन के साथ लाशें ही लाशें थीं। मैंने कई लाशें देखी जिनके सर, बाजू या टांगें कटी हुई थीं। ऐसा मालूम होता था जैसे कि गाड़ी के नीचे आ गए हों। गिरते पड़ते हम पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो गए और रांची के सारे मुसलमान बिखर गए। 10 साल गुजर गए। हम अपने कारोबार में लग गए और अपने पाँव पर खड़े हो गए। दिसंबर 1957 का जिक्र है कि मैं फुटपाथ पर चला जा रहा था कि सामने से एक आदमी आ रहा था। वो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। सूरत जानी पहचानी सी लगी। मैंने सोचा कि रांची का कोई आदमी होगा, शायद हमारी दुकान पर आता रहता होगा। हम एक दूसरे के करीब हो गए तो दोनों ही रुक गए। उसने मुझे घूर घूर कर देखा और बोला, माफ़ी चाहता हूँ कि आपको रास्ते में रोक लिया है। आप रांची के मुहाजिर तो नहीं? हाँ, मैंने कहा, मैं रांची का मुहाजिर हूँ। आपने हमारी दुकान देखी होगी, आप हमारी दुकान में आते रहते होंगे। नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने आपके साथ हावड़ा एक्सप्रेस के पायदान पर सफ़र किया था। वो रात का सफ़र आप भूल गए हैं। मैं भला इतनी हौलनाक वारदात कैसे भूल सकता था। मैंने उसे गौर से देखा तो पहचान लिया, मगर ये यकीन न आया कि तुग़यानी की लहरों में कूद जाने वाला इंसान जिंदा हो सकता है। आपकी हैरत बजा है, उसने कहा। वो मैं ही था जिसने दरिया में छलांग लगाई थी, लेकिन मैं मरा नहीं था। क्या दरिया में पानी कम था? पानी बहुत गहरा और सैलाबी था, उसने कहा, मगर पानी कम होता तो शायद मैं अपने आप को डबो देता। उसने इधर उधर देखा तो छोटे से एक होटल की तरफ इशारा करके बोला कि आइए, चाय पियेंगे और बातें करेंगे। होटल में उसने चाय मंगवाई और एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने मुझे उन कुव्वतों का कायल कर दिया जो खुदा ने इंसान को अता की हैं, मगर इंसान इनसे बेखबर है। मैं इसी को ईमान की कुव्वत कहता हूँ। उसने कहानी जिन अल्फाज में सुनाई थी, मैं इन्हीं अल्फाज को ज़रा बना संवार कर अपनी ज़बान में पेश करता हूँ, क्योंकि वो कोई ऐसा पढ़ा लिखा बंदा नहीं। पाकिस्तान में आकर उसने बाकायदा लिखना पढ़ना सीख लिया है। इससे पहले वो सिर्फ कुरान पढ़ सकता था, यह पहली जमात का कायदा। लेकिन खेती बाड़ी में उलझकर कायदा भी बंद हो गया था। उसने अपनी कहानी सीधे साधे तरीके से सुना डाली थी, लेकिन तुग़यानी में डूबते वक्त उसके अंदर जो इनकलाब आया वो इसका तज्ज़िया करने से कासिर था, क्योंकि उसका इल्म महदूद था। किस्सा यूँ हुआ कि उसकी अपनी राय के मुताबिक वो एक बुज़दिल इंसान था। उसने बचपन से लेकर दरिया में कूदने तक के कई वाक़यात सुनाए जो साबित करते थे कि उसका दिल बहुत ही कमज़ोर था और उस पर हर वक्त अनजाना सा खौफ तारी रहता था। रोज़मर्रा ज़िंदगी के आम सी किस्म के वाक़यात भी उसे खौफज़दा कर दिया करते थे। वो 2-4 मर्दों की महफिल में बैठने से भी कतराता था। खामोश तबे इंसान था जिसे खौफ और एहसास कमतरी ने चलती फिरती लाश बना रखा था। ऐसे इंसान में इतनी जुर्रत हो ही नहीं सकती कि वो एक नौजवान लड़की से इजहार मोहब्बत करे। ये तो वो लड़की ही बता सकती है कि उसे इस इंसान की कौन सी अदा भा गई थी कि उसे चाहने लगी थी, और चाह भी इतना कि अपनी दुनिया के बादशाह और जिनों और परियों के शहंशाह तक को ठुकरा दिया। इस आदमी ने ज़िंदगी का पहला और सबसे बड़ा जुर्रतमंदाना कारनामा ये किया कि लड़की की मोहब्बत को कबूल कर लिया और उसे चोरी छुपे मिलता रहा। मगर इस मोहब्बत का जो हशर हुआ वो मैं बयान कर चुका हूँ। पीर के जिनों से वो इस कदर खौफज़दा हो गया था कि वो रातों को हड़बड़ाकर उठ बैठता था और उसे अपने कमरे में जिन और भूत नजर आने लगते थे। वो रात भर खौफ के मारे कांपता रहता था। दिन के वक्त वो पीर के मुरीदों से भी डर जाता था। दूसरी तरफ लड़की ने मोहब्बत के वास्ते दे देकर उसका नाक में दम कर रखा था कि चलो कहीं भाग चलें, मगर वो अकेला ही भाग उठा और ज़िंदगी के झमेलों से ही भाग गया। जब वो दरिया में गिरा तो उसके बयान के मुताबिक वो पानी में दूर तक नीचे चला गया। उसने महज इत्तेफाक से मुंह बंद रखा और सांस भी रोक लिया था, जिससे पानी उसके पेट और फेफड़ों में न जा सका। वो कहता था कि वो तुग़यानी के ज़ोर से यूं सतह पर उभर आया
جیسے کسی غیبی قوت نے گھسیٹ کر باہر نکال لیا ہو۔ سطح پر آ کر اس نے گہری سانس لی۔ ایک غضبناک موج نے اسے دبوچ کر اوندھے منہ ایسی ڈبکی دی کہ وہ پھر تہہ کی طرف جانے لگا، لیکن نیچے سے پانی کے زور نے اسے پھر سطح پر دھکیل دیا۔ طغیانی کا شور اس کے دل و جگر کو چکنا چور کر رہا تھا اور ٹھنڈے پانی سے دماغ کی نسیں سن ہو رہی تھیں۔ سطح پر آ کر اس نے پھر گہری سانس لی۔ طغیانی اسے بہت تیزی سے بہا کے لے جا رہی تھی۔ ایک اور چٹان جیسی لہر نے غرا کر اسے پھر دوبارہ ڈبکی دی، لیکن اسی لہر نے اسے پانی سے اٹھا کر سطح پر اچھال دیا۔ وہ سانس لے ہی رہا تھا کہ وہ یوں ایک ہی مقام پر گھومنے لگا جیسے بچے لٹو کو گھماتے ہیں۔ یہ ایک بھنور تھا۔ بھنور کا عالم یہ ہوتا ہے کہ گھومتا ہوا پانی تہہ کی طرف جاتا ہے اور اس کی لپیٹ میں ہاتھی بھی آ جائے تو وہ اسے بھی تہہ میں لے جا کر مار دیتا ہے، لیکن یہ آدمی ہاتھی نہیں بلکہ دبلا پتلا انسان تھا۔ وہ غالباً بھنور کی تیز رفتار گردش سے دور جا پڑا، مگر جو چکر اس نے کھائے تھے ان سے اس کا سر ڈولنے لگا۔ ایک اور لہر اسے اوپر اٹھا لے گئی جہاں اس نے گہری سانس لے لی، اور یہ تھا وہ موقع جب اس کا خوف جو ساری عمر اس کے دل پر سوار رہا تھا ایک قوت بن گیا۔ اس نے تو مرنا چاہا تھا، لیکن موت سامنے آئی تو اس نے دیکھ لیا کہ کوئی قوت اسے اٹھا اٹھا کر موت کے منہ سے دور پھینک رہی ہے۔ اس پر موت کا خوف طاری ہوا تو وہ موت سے بھاگنے لگا۔ پھر اسے یقین سا ہو گیا کہ وہ موت کو شکست دے سکتا ہے۔ اس نے اپنے بازوؤں کے زور سے تیرنے کی کوشش کی تو محسوس کیا کہ طغیانی اسے کنارے تک نہیں پہنچنے دے گی۔ رات چاندنی تھی جس میں اسے لہروں کی بھاگتی دوڑتی چٹانیں نظر آ رہی تھیں۔ اگر اندھیرا ہوتا تو وہ کبھی کا ڈوب چکا ہوتا، کیونکہ اندھیرے کا اثر ایسا ہوتا ہے جو کمزور دل انسان کی قوت کو آدھا سلب کر لیتا ہے۔ اس آدمی کو کنارے کے درخت تک دکھائی دے رہے تھے جو اسے حوصلہ دے رہے تھے کہ کنارہ دور نہیں۔ درختوں کی صورت میں اسے اپنی زندگی کنارے پر کھڑی دکھائی دے رہی تھی، جسے دیکھ کر اس نے موت کے خلاف فیصلہ کن جنگ شروع کر دی۔ جب اس نے اپنے زور پر تیرنا شروع کیا تو سیلابی موجیں اس کے مقابلے پر اتر آئیں۔ اس نے بلند آواز سے کہا کہ میں نکل جاؤں گا، اب نہیں ڈروں گا۔ اس نے اپنی آواز سے حوصلہ لیا اور کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ لہروں نے اسے اٹھا اٹھا کر ڈبکیاں دیں۔ اس نے ہر بار ابھر کر چلا چلا کر کہا، میں نکل جاؤں گا، اب نہیں ڈروں گا۔ اسے دراصل وہ قوت حوصلہ دے رہی تھی جو اسے پانی کے نیچے سے اٹھا کر سطح پر لے آئی تھی۔ یہ طغیانی کی خاصیت ہوتی ہے کہ پانی لہریں بن کر اوپر اٹھتا ہے اور اوپر سے نیچے جاتا ہے اور تہہ سے ٹکرا کر پھر اوپر آتا ہے۔ اگر انسان حوصلے کو ہاتھ سے نہ جانے دے تو وہ طغیانی میں اتنی جلدی نہیں ڈوب سکتا۔ یہ طغیانی کی صرف دہشت ہوتی ہے جو انسان کی قوتوں کو مفلوج کر کے اسے ڈبو دیتی ہے۔ میرا دوست اس خاصیت سے آگاہ نہیں تھا۔ اس نے یہی کمال کر دکھایا کہ حوصلے اور استقلال کو دل میں بیدار کر لیا۔ وہ ڈبکیاں کھاتا رہا اور ابھر ابھر کر تیرتا بھی رہا۔ اسے یاد نہیں کہ وہ کتنی دیر طغیانی اور موت سے لڑتا رہا۔ ایک بار پھر وہ تہہ کی طرف گیا تو نیچے سے اسے دھچکا لگا۔ اس نے پاؤں کے نیچے زمین محسوس کی اور یہ بھی دیکھا کہ اس کے کندھے، منہ اور سر پانی سے باہر ہیں۔ وہ رک کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھنے سے پتہ چلا کہ یہاں دریا بہت چوڑا ہو گیا ہے اور پانی اس قدر پھیل گیا ہے کہ گہرائی بھی ختم ہو گئی ہے اور پانی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اس کا جسم ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ وہ کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا، لیکن ابھی اس کی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ کنارے کی طرف چل پڑا۔ پانی کم گہرا ہوتے ہوتے پھر گہرا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ کندھوں تک ڈوب گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں ہوا کہ میں نے زور سے قہقہا لگایا اور پانی میں چلتا چلا گیا۔ جب پانی منہ تک آیا تو میں تیرنے لگا۔ جسم کے جوڑ جوڑ سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ میں پھر بھی تیرتا رہا اور آگے جا کے پانی کمر تک آ گیا اور میں پانی میں چلتا کنارے پر پہنچ گیا۔ وہ علاقہ جنگلاتی تھا، موسم گرما تھا۔ وہ درختوں کے ایک جھنڈ میں چلا گیا اور گر پڑا۔ اسے معلوم نہیں کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا یا سو گیا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو سورج بہت اوپر اٹھ آیا تھا۔ آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے بھاگے جا رہے تھے۔ اس نے کپڑے اتار کر دھوپ میں پھیلا دیے اور پھر لیٹ گیا۔ وہ بہت سو چکا تھا، اس لیے اسے نیند نہ آئی۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ وہ بہت نڈر اور دلیر انسان بن گیا ہے۔ اسے سب سے پہلا خیال یہ آیا کہ وہ موت کو شکست دے چکا ہے، اب وہ پیر کے جنوں کو بھی شکست دے سکے گا۔ اس نے اسکیم بنائی جس سے اسے اس قدر حوصلہ حاصل ہوا کہ اس کی تھکن دور ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ کوئی قوت اس کے ساتھ ہے جس کے سامنے خوف اور وہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان بہت ہی خوبصورت نظر آیا۔
फिर उसे ज़मीन की हरियाली भी बहुत हसीन लगी। शाम से पहले पहले उसके कपड़े खुश्क हो गए। अब उसे भूख सता रही। उसकी जेब में एक 5 रुपए का नोट और 2 नोट 2-2 रुपए के थे। देखा कि तीनों नोट जेब में मौजूद थे। जो उसने धूप में फैलाए तो खुश्क हो गए। उसने कपड़े पहने और चल पड़ा। करीब के एक गांव में गया जहां मुसलमानों के एक घर चला गया और झूठ बोला कि वो पैदल ही एक गांव जा रहा था कि शाम हो गई। इस घराने ने उसे खाना भी दिया और रात भर मेहमान भी रखा। सुबह नाश्ता करके वो फिर चल पड़ा और इस तरह दूसरी शाम आसनसोल पहुंच गया। वो सब एक इरादा दिल में लिए हर मुसीबत का मुकाबला करने के लिए तैयार था। उसने रेलवे स्टेशन पर कुली का काम किया, मंडी में भी सामान और बोरियां उठाता रहा और रात रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में सोता रहा। तकरीबन 1 महीने की मेहनत मजदूरी से उसके पास 85 रुपए जमा हो गए। वो रांची जाने वाली छोटी रेलगाड़ी में बैठा और शाम के वक्त रांची पहुंच गया। इस अरसे में उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी जिससे उसकी पहचान जरा मुश्किल हो गई थी। उसने पजामे के अंदर रान के साथ एक चाकू बांध रखा था जिसका फल 6 इंच लंबा था। रात के अंधेरे में वो अपने गांव के करीब जंगल में जा पहुंचा। उसे मालूम था कि उसकी मंगेतर कहाँ और किस वक्त मिल सकती है। इसके गांव से थोड़ी दूर एक नशेबी खित्ता था जहां ढोर डंगर चरने के लिए जाया करते थे। उसकी मंगेतर अक्सर वहां जाया करती थी, मगर अब मुश्किल ये आ पड़ी थी कि उसकी मंगेतर पीर साहब की मंजूर नज़र बनकर शहजादी बन गई थी, इसलिए वो ढोर डंगरों के साथ बाहर नहीं जाती थी। इस आदमी को वहां अपनी मंगेतर का छोटा भाई मिल गया। उसे अपने पास बुलाया तो ये बच्चा उसे एक तो दाढ़ी की वजह से पहचान न सका और दूसरी वजह यह थी कि उसने मुंह और सर चादर में लपेट रखा था। उसने बच्चे से कहा कि पीर साहब इस तरफ सैर के लिए जा रहे हैं, अपनी बहन से कहो कि तुम्हें पीर साहब ने यहीं बुलाया है, वो इसे भी साथ ले जाना चाहते हैं। बच्चा भागा गया। यह आदमी डर रहा था कि लड़की के साथ घर का कोई मर्द ना आ जाए, लेकिन लड़की अकेली आ गई। वो वहीं खड़ा था, लड़की उसे पहचान न सकी। उस आदमी ने बच्चे को वहीं रोक दिया और लड़की से कहा कि पीर साहब उधर खड़े हैं। ओट में ले जाकर उसने सर से चादर हटा दी। लड़की ने उससे पहचान लिया। बातें हुई तो लड़की ने बताया कि वो अब भी उसके साथ जाने के लिए तैयार है। उसने इस आदमी को रो रो कर बड़ी ही दर्दनाक कहानी सुनाई कि पीर ने उसे नशा पिला पिला कर किस हाल तक पहुंचा दिया है। वो आग बगोला होती जा रही थी। यह आदमी भी इंतकाम की आग में जलने लगा और अब वो बुज़दिल इंसान नहीं था, वो तो पीर के जिनों का भी मुकाबला करने आया था। लड़की ने उसे बताया कि वो आज पीर के यहाँ जा रही है। इस आदमी ने उसे बताया कि वो इसे रात पीर के कमरे में मिलेगा। दोनों ने स्कीम बना ली कि यह आदमी किस तरह इस कमरे में दाखिल होगा ताकि इसे कोई देख ना ले। रात के वक्त लड़की पीर के खास कमरे में बैठी थी। उसे दूध का प्याला पेश किया गया तो उसने पीर से बड़े लाड से कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा। पीर शराब के नशे में बदमस्त था। उसने दूध का प्याला अलग रख दिया और लड़की से कहा कि कमरे में घुटने जरा ये खिड़की खोल दो। चुनाचे उसने खिड़की खोल दी। ये खिड़की सहन की तरफ खुलती थी जिसकी बाहर वाली दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी। पीर के खास मुरीद ये देखकर कि पीर साहब लड़की के साथ हैं तो वो सोने के लिए चले गए। पीर पलंग पर बैठा हुआ था कि उसी वक्त लड़की का मंगेतर खिड़की में से कूदकर कमरे में आ गया। पीर हैरान होकर इसी कदर कह सका, कौन हो? इसे चाकू के भरपूर वार की सूरत में जवाब मिला। चाकू का फल गर्दन के करीब से होता हुआ फेफड़े तक उतर गया था। लड़की ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चाकू का दूसरा वार गर्दन के दूसरी तरफ पड़ा, वो भी दूर अंदर तक उतर गया। पीर उठा तो चाकू का तीसरा वार उसके दिल पे पड़ा और वो फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आवाज़ ना निकल सकी। पीर की मदद के लिए कोई जिन्ना आया। यह आदमी उस लड़की को साथ लिए खिड़की में से बाहर निकला, सहन वाली दीवार से उसे ऊपर उठाया और खुद भी दीवार फलांग गया। दोनों जंगल में गायब हो गए। उस इलाके में गांव बहुत कम होते थे और नशे व फराज ज़्यादा। दोनों ने एक नदी में कपड़े धोए और गीले कपड़े पहनकर चल पड़े। सुबह तक वो बहुत दूर निकल गए थे। दोनों ने एक दूसरे का जायजा लिया। कपड़ों पर खून का हल्का सा धब्बा भी नहीं रहा था। करीब ही छोटा सा एक रेलवे स्टेशन था। वो स्टेशन के बाहर घूमते फिरते रहे। बहुत देर बाद आसनसोल जाने वाली गाड़ी आ गई। उन्होंने टिकट लिए और गाड़ी में बैठ गए। लड़की अपने साथ कुछ रकम ले आई थी, कुछ रकम उसके मंगेतर के पास थी। उन्होंने दिल्ली के टिकट लिए और गाड़ी में सवार हो गए। अगस्त 1947 के आखिर तक दोनों ने नए बनने वाले मकानों और इमारतों की मजदूरी की, शादी भी कर ली और अगस्त के आखिर में दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। यहाँ भी उन्होंने मेहनत मजदूरी की। जब थोड़े पैसे जमा हो गए तो पान सिगरेट का खांचा लगाने लगा, जो बढ़ते बढ़ते पान सिगरेट का खोखा बन गया।
اب ان کی اچھی خاصی دکان ہے، 4 بچے ہیں اور فارغ البالی ہے۔ کیا اب بھی آپ پیروں کے معتقد ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے کہا، میں پیر کی لاش اور اس کے گھر کا سارا ڈرامہ دیکھ آیا ہوں۔ میں نے اسے قتل کے بعد کی ساری باتیں سنا ڈالیں۔